हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अंकित सिंह रावत आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल में। और आज मेरे साथ हैं प्रतुल जोशी सर, जो हमारे इंडिया के काफ़ी अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं और काफ़ी बार नेशनल चैम्पियन रहे हैं। और सबसे पहले हम सर का आज थैंक यू करते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल में आए और आपने इतना समय निकाला। थैंक यू। ताकि हमारी ऑडियंस वगैरह, मेरे सब्सक्राइबर सब देखें कि एक बैडमिंटन प्लेयर की जर्नी जो इतने अच्छे लेवल पे खेला है कैसे रहती है। और तो आज हम दोस्तों इसी बारे में सर से बात करते हैं। तो थैंक यू अंकित, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अरे नहीं। तो सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किस एज में खेलना शुरू किया था? मेरी खेलने की जर्नी तो मेरे ख्याल से 5-6 साल से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, पापा साई में थे। ओके। है मतलब शुरू से। अच्छा, स्पोर्ट्स बैडमिंटन कोच, हाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी बैडमिंटन कोच है। और Okay. जैसे घर में मेरा भाई है 2 साल अच्छा। छोटा है मेरा भाई हाँ जी, आदित्य, हाँ वो जी। भी बहुत अच्छा प्लेयर है। ओके तो हम बचपन से ही मतलब उसी चीज़ में पले बढ़े। ओके। बचपन से हमने रैकेट, शटल, फिर पापा के साथ स्टेडियम जाना। हाँ जी। और ये सब। और आप मानोगे नहीं, बचपन में जैसे जब 1-1.5 साल का जब बच्चा रहता है, वो नहीं रहता वो जिसमें लिटाते हैं ऐसे करके। हाँ जी, पालना टाइप। हाँ, जिसमें वो ऐसे स्विंग टाइप हाँ का जो जी, होता है हाँ छोटा जी, सा। हाँ जी। तो उसमें कुछ खिलौना लगाते हैं ऊपर। हाँ तो पापा जी। ने खिलौना लगा के शटल लगाई थी हमारे लिए। ओके। कि ये देखते रहेंगे तो शटल पे अच्छा फोकस अच्छा रहेगा। तो अच्छा। इतना तो आज ज़्यादा। तक शटल ही देख रहे हैं। हाँ, तो वो शुरू से ही ओके। वैसे हम उसी माहौल बैडमिंटन में ही आपको रहे। डेवलप किया गया है। हाँ। ओके। तो ये तो सर की बहुत ही अच्छी बात थी कि मतलब बचपन से ही सर को ऐसे उनके पेरेंट्स ने डायरेक्टली बैडमिंटन में ऐसे इन्वॉल्व कराया धीरे धीरे। तो सर आप बताएंगे आपका नेटिव प्लेस कहाँ का है और आपने कैसे कैसे शुरू किया, आपके इनिशियल डेज कैसे रहे बैडमिंटन में? नेटिव प्लेस तो अल्मोड़ा के ही हैं हम लोग। अच्छा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के ओके। ही हैं, अल्मोड़ा के हैं। और अल्मोड़ा का वैसे बैडमिंटन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा, अच्छे हाँ जी, प्लेयर हाँ पहले भी जी, निकले हैं, अभी भी निकल ही रहे हाँ हैं। जी। तो और बचपन से ही मतलब जैसे अल्मोड़े में भी जैसे बहुत टाइम अल्मोड़े में भी थे, फिर हाँ जी। देहरादून में भी रहे हम लोग। ओके। वहाँ पे भी हमने पढ़ाई, इनिशियल पढ़ाई और ये सब खेलना स्टैंडर्ड 10 से और ये हाँ सब जी। करा है। तो मतलब बचपन से मैं ये कहूँगा कि हम लोग सब चीज़ अच्छे से प्लान थी हमारी कि बैडमिंटन ही होगा। मतलब कि आसपास आपको सब सराउंडिंग वही उसी हिसाब से अच्छा। चलती थी सब चीज़ें। तो अब हम सर से पूछते हैं कि सर के अचीवमेंट के बारे में कि कैसे कैसे सर ने कब से अचीवमेंट शुरू करी, कब से सर ने टाइटल लेने शुरू किए। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे? हाँ, तो मैं सबसे पहला ऑल इंडिया में कहूँगा अंडर 10 का खेला था पंचकुला में, 2001 में खेला था। अच्छा। और पहला ही जीता था। अच्छा। तो मतलब अच्छी शुरुआत हुई थी। और ये ओके। भी मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआत ऐसी करोगे तो फिर ना उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। अगर आप स्टार्टिंग ही वहाँ से कर रहे हो, हाँ जी। फिर आगे का टूर्नामेंट आप थोड़ा सा भी नीचे खेलोगे ना, तो वो तो चीज़ एक आपको, हाँ डिसअपॉइंटमेंट जी, रहता है। करेक्ट। ओके तो ओके ये थोड़ा चैलेंज था शुरू से कि ओके। एक टारगेट सेट हो रखा था पहले से, हाँ तो जी, वैसे ही हाँ जी। परफॉर्म करना है। ओके और मतलब आगे भी मैंने अच्छा ही करा, अंडर 10 में जीता, 13 में भी वैसी परफॉर्मेंस ओके रही, ओके। 13 में भी जीता हूँ, हाँ 16 जी, में भी जीता। हाँ जी, फिर 19 में भी अच्छा खेल रहा था। हाँ अराउंड जी, 2011-12 में हाँ जी। मैं जूनियर इंडिया नंबर 1 था। और ओके। उसी के साथ में सीनियर में भी इंडिया नंबर 5 हो गया था। ऑल राइट। तो मैंने बहुत अच्छे सीनियर प्लेयर भी मारे थे। ओके। और उस समय मैंने तौफीक हिदायत को भी हराया था एक अच्छा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। ओके तो वो ओके थोड़ा ओके। सा तो उस बड़ा टाइम आपकी बहुत ही अच्छी पीक चल रही थी, पीक अगर हम चल रही कह थी। हाँ सकें। करेक्ट, उसको मतलब ओके। पीक कहेंगे, मैं बहुत अच्छा अच्छा। उसमें था। पर 2000 क्योंकि तौफीक हिदायत सर को हराना तो अपने अपनी एक हाँ, वो मतलब। आइडल थे, मतलब हाँ हमने जी, वो बचपन तो से उनकी हाँ वीडियोस करेक्ट। देखते हुए सीखा है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, फिर 2012 में जस्ट ये सब होने के बाद ही हाँ जी। मैं नी इंजरी हो गई थी मुझे। ओके। तो नी इंजरी से फिर 1-1.5 साल मेरा पूरा उसी में ही चला तो गया। सर वाला टाइम तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा कि इतने पीक पे आने के बाद हाँ एकदम से आपका मतलब इंजरी हो जाना किसी प्लेयर को, तो हाँ। उसके बाद से वापस वो रिकवर करना, इतनी सारी चीज़ें। तो वो वाला फेज़ आपका कैसा रहा, वो वो जानना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप मतलब मानोगे नहीं, मुझे लगता है वो फेस बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ओके। मतलब अगर आप जैसे मतलब अगर आप पॉजिटिवली देखोगे किसी चीज़ को, चाहे बुरी चीज़ें भी चले, पर आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है उस समय। तो ऑलराइट। मुझे लगता है जितना मैंने उस समय में सीखा है ना, हाँ जी। मेनली मेंटल फिटनेस के बारे में, आपको ओके। मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना पड़ता है। ऑलराइट। क्योंकि उस टाइम में मतलब मैं ज़ीरो हो गया था। मतलब मैं ओके। 0 टू 10, 20, 30, 80, 90 जैसे मैं जा रहा था करियर में, हाँ जी। मैं वापस बैक टू ज़ीरो हो गया था। ओके। ऑलमोस्ट मतलब मैं मूवमेंट मेरा बिल्कुल बंद हो गया था आफ्टर सर्जरी। आप ओके। बिल्कुल ऐसा स्टार्ट करते हो जैसे आप चलना सीख रहे हो शुरू। ऑलराइट।
तो उस समय मतलब आपका जो मेंटली जो आप काम कर रहे हो ना उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंजरी, मेन इंजरी के टाइम, मुझे ऐसा लगता है। और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो टाइम थोड़ा टफ था मेरे लिए, और करियर चेंजिंग भी था कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया था, और फिर से मुझे बैक टू ज़ीरो से स्टार्ट करना था। तो पर ठीक है, मैंने मैनेज करा। और थोड़ा मैं कहूँगा कि मैं वैसे अगर देखा जाए तो ऑल अराउंड मैं मेंटल टफनेस में ठीक ठाक हूँ। मतलब मैं चीज़ें थोड़ा स्ट्रांग हो आप, थोड़ा हाँ, मेंटली पॉजिटिवली चीज़ों को अगर आप मेरे सारे सेक्शन देखोगे कि फिजिकल फिटनेस ये, पर अगर मेंटल का देखोगे तो मैं मेंटल में हमेशा अच्छा रहता हूँ हर चीज़ में। सिर्फ मैं स्पोर्ट्स में नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी। तो वो मुझे लगता है उस समय मैं और इम्प्रूव भी हुआ मेंटल फिटनेस में, मैंने चीज़ें समझने लगा, और मैंने अच्छा रिकवर करा। फिर 1-1.5 साल में मैं वापस, आप मानोगे नहीं कि मैं 1-1.5 साल में वापस अच्छा गेंद लग गया था, और मैं वापस इंडिया नंबर 1 फिर सीनियर का दोबारा बना। और फिर 2016 में मैं दोबारा इंडिया नंबर 1 बना। फिर वापस वो जर्नी शुरू हुई, फिर से मैं अच्छा खेलने लगा था। तो मतलब वो थोड़ा रोलर कोस्टर वाली राइड थी मेरे लिए। तो उस टाइम पे आपका बहुत ही डिफिकल्ट था, एक टफ फेस था, जिसको बोल सकते हैं कि स्ट्रगल फेस। हाँ जी, मतलब आप एक लेवल पे, एक पीक पे आप परफॉर्म करने के बाद और एकदम से आपकी इंजरी हो जाना, और आप वापस फिर बैक टू ज़ीरो, एंड अगेन वहाँ से वापस स्टार्ट करना सारी चीज़ें, वो जर्नी फिर से। तो वाला फेस तो ऑफकोर्स एक जिसको भी मतलब जो भी इस चीज़ से गुजरता है उसके लिए तो बहुत ही टफ होता है। बट चलिए, अभी तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आई होप आगे भी आप बहुत अच्छा करें। तो सर अभी बाकी हम और जानना चाहते हैं कि जैसे आपको जो इंजरी थी वो क्या इंजरी थी? मुझे नी इंजरी थी। नहीं, लिगामेंट नहीं थी मेरी पटेला की इंजरी थी। ये जो आपका नी में आगे पटेला होता है ना, कैप, नी कैप जो होती है, उसकी थी। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें मुझे बेसिकली मतलब वो मेरी गलतियों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैं बहुत हैवी वेट स्टार्ट करने लग गया था एकदम से जूनियर में, मतलब। तो मैं चाहता तो कहीं ना कहीं एक ये भी लेसन है कि मतलब जो सर बता रहे हैं कि जूनियर कैटेगरी में आप मतलब आपको थोड़ा सा मतलब ना सब सोच समझ के चीज़ें प्लान करके, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल मेरी ना, जब मैंने जो वेट ट्रेनिंग जैसे नॉर्मल तो करते ही थे, मैं बहुत हैवी वाली में घुस रहा था। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं ना रिकवरी मोड जो थी, स्ट्रेचिंग, रोलर जो करते हैं, वो चीज़ मेरी बहुत ख़राब थी। मैं बस वेट ट्रेनिंग में फोकस कर रहा हूँ कि बस पागलों की तरह करनी है। अच्छा। और वो इतना ज़्यादा टाइट हो गई मसल, और उस वजह से फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगी। और मैंने देखा नहीं, मैं क्या करता था, फिर टूर्नामेंट था 1 महीने बाद, मैं पेन किलर लेके खेल रहा हूँ। मैं ऐसे 2-3 टूर्नामेंट जीत भी गया, पर नेक्स्ट डे मेरा पैर ही सीधा नहीं होता था। फिर जब मैंने 6-7 महीने बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, दिखाया, तो उन्होंने बोला आपको तो पटेला पूरा नीचे से ख़राब हो गया, मतलब। तो उस वजह से फिर पूरा प्रोसेस वही इंजरी का। कहीं ना कहीं आपके टाइम में थोड़ी सी हम इसको बोल सकते हैं कि गाइडेंस और प्लानिंग की। हाँ जी। तो मुझे लगता है अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है, मतलब और चीज़ें भी काफ़ी एडवांस हो गई हैं। हर अकेडमी में भी जनरली फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं। हाँ जी, करेक्ट। जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, जो भी मतलब अच्छे लेवल पे खेले, उनके साथ ये कहीं ना कहीं गाइडेंस का तो ये लैक हमेशा से रहा ही है। क्योंकि अभी भी हमारे जो काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आई एम श्योर कि उनमें से भी कई लोग इसी चीज़ को अभी बिना गाइडेंस के मतलब कर रहे होंगे, बहुत लोग करते हैं। तो एटलीस्ट उनको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। करेक्ट। तो ये है। तो सर बाकी उसके बाद आप थोड़ा सा बताइए, फिर आपने और नेशनल चैम्पियन आप कब बने, और क्या क्या आपने कितनी बार नेशनल चैम्पियन रहे हैं? मैं नेशनल चैम्पियन अंडर 13 में रहा हूँ, जो एक ओपन नेशनल चैम्पियनशिप होती है। अंडर 13 में जीता हूँ, अंडर 16 में 2 बार, दोनों साल में लगातार फाइनल पहुँचा हूँ, दोनों साल हारा हूँ। अच्छा। और किससे हारे आप? मैं हारा था 13 में मैं जीता था समीर से, समीर वर्मा जो है। फिर समीर वर्मा से मैं अंडर 16 में हारा था, और नेक्स्ट दोबारा मैं रोहित यादव से हारा था। मेरे ऑल इंडिया के रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे रहे हैं। मैं ऑल इंडिया ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में 3 से 4 ऑल इंडिया तो जीता हूँ, और इंडिया नंबर 1 में सारी कैटेगरी में रहा हूँ, ऑफिशियल रैंकिंग में। अंडर 10 से लेके सीनियर्स में। सीनियर्स में मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल इंडिया नंबर 1 था। और इंटरनेशनल करियर कैसा रहा है सर आपका? इंटरनेशनल अच्छा रहा है। मैंने जो स्टार्टिंग मेरी इंटरनेशनल जर्नी की, जैसे इंडिया टीम रिप्रेजेंट करने का जो मुझे चांस मिला था, वो अंडर 16 में एशियन जूनियर चैम्पियनशिप थी, ब्रुनई में। ब्रुनई कंट्री है, तो उसमें हम सबसे पहले गए थे, तो उसमें क्वार्टर फाइनल हारा था मैं। फिर नेक्स्ट जो सेम थी श्रीलंका में अंडर 16 की, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा। वो भी एशियन चैम्पियनशिप जूनियर चैम्पियनशिप थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। फिर लखनऊ में एक अंडर 19 जूनियर चैम्पियनशिप, जिसमें मोहम्मदा भी खेला था, उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। टीम चैम्पियनशिप में हम लोग। तो अच्छा रहा। और सीनियर्स में मैं वर्ल्ड रैंकिंग में सीनियर्स कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर मेरा बेस्ट 62 है, 62 तक खेल रहा हूँ।
तो जैसे कि अभी सर के अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में हम लोगों को पता चला, तो अब हम सर से पूछते हैं कि जो इतना सब कुछ सर ने अचीव तो कर लिया, बट इसके पीछे जो एक मेन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो एक कोच हमारे जो होते हैं, जिनकी एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और जिनकी वजह से आज तक यहाँ पे पहुँचे, तो अब थोड़ा सा हम वाले पैनल में भी आते हैं और सर से पूछते हैं कि सर के कोचेस कौन कौन रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने सर को ट्रेन किया है और पूरा एक तरीके से प्रतुल सर को पूरा गाइड किया है उन्होंने। तो सर आप थोड़ा सा, अब हम आपके कोचेस के बारे में पूछते हैं, तो हाँ। आप थोड़ा सा हमें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड, पापा हाँ ही जी। शुरू से रहे हैं, मतलब हाँ जी। पापा मिस्टर अतुल कुमार जोशी नाम है पापा का मेरे। ओके ओके। और साई के कोच हैं वो, हाँ जी। अभी बैंगलोर में पोस्टेड है और Alright। दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं वैसे। ओके ओके, इसी दिसंबर में तो इसी retire हुए। दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं बैंगलोर साई में। Alright। तो मतलब हम दोनों भाइयों को मतलब बचपन से उन्होंने ही पुश करा है मैं कहूँगा, और बहुत मेहनत कराई है हमें, मतलब बहुत जी, हाँ मतलब जी। हमारी वजह से स्ट्रगल भी करा है उन्होंने, दोनों ने, हाँ जी। मम्मी पापा ने। क्योंकि जी। मैं ये बोलूँगा कि मतलब जैसे पापा का तो खैर मेन रोल है ही, पर मैं बैकग्राउंड में कहता हूँ मम्मियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। करेक्ट करेक्ट। मतलब बहुत लोग उसको अप्रिशिएट या देखते नहीं, पर मैं ये जी। कहना चाहूँगा कि घर संभालना, साथ में हम आते थके आ रहे, सब लोग तीनों आते थे, मम्मी तो अकेली थी घर हाँ में, जी। सबके लिए खाना बनाना और उस टाइप का खाना बनाना कि हाँ भाई जी, एक स्पोर्ट्स पूरा न्यूट्रिशन, एक एथलीट के लिए खाना बनाना वो अलग ही है। वो चीज़ देखना, फिर जो क्वांटिटी हम एथलीट्स लोगों की होती है वो अलग ही एक रहती उसमें, है। हाँ जी करेक्ट। फिर ये तला नहीं चाहिए, ये हाँ नहीं जी, चाहिए, वो हाँ नहीं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, पर मैं बट ये चाहूँगा मम्मी का भी कहीं ना कहीं, जो कहीं ना हमारे घर कहीं में, हाँ जी, बहुत जो है। हमारे होम मेकर्स जो होते हैं उनको हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है, तो पर जैसे कोचेस की जब बात हो रही है, तो जैसे पापा का तो बहुत बड़ा रोल है, पापा। हाँ जी। और फिर अब हुआ था क्या, जब हम दोनों भाई बचपन से अच्छे, मेरा भाई बचपन से वो भी अपनी कैटेगरी में 2 साल छोटा है वो मेरे से, हाँ जी। आदित्य जोशी। ओके। तो हम दोनों, वो अंडर 10 जीतने लगा था, फिर मैं 13 जीतने लगा था, मैं 16 जीतता था, वो 13 जीतने लगा, तो ऐसे चलते थे। ऑलराइट। तो जब मैं 16 में आया तो मेरा भाई 13 में था, तो हमें उस टाइम पे शायद अराउंड 2008 या 9 में प्रकाश सर से इनविटेशन आया। ओके, अकेडमी प्रकाश के, पादुकोण सर से बैंगलोर। प्रकाश पादुकोण ने ओके। बैडमिंटन अकेडमी जो है हाँ जी, बैंगलोर हाँ में, जी, पीपीवी भी बोलते हाँ हैं जी, उसको। हाँ जी। तो वहाँ से आया, तो पापा के पास उन्होंने कांटेक्ट करा था, पापा से ओके। बोला कि हमने दोनों को देख रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत हाँ अच्छा जी। खेल रहे हैं और ये सही एज है, हम चाहते हैं कि आप, ऐसा नहीं है, आप कुछ टाइम भेजो, अगर इनको अच्छा लगेगा तो ये रुक सकते हैं, नहीं हाँ तो जी। आप समर कैंप के लिए 1-2 हाँ जी, महीने के लिए, हमें correct। बोला था ऐसे। तो पापा ने बोला, अब जैसे हम उस टाइम हम, पापा ट्रांसफ़र हो गया था देहरादून हाँ से, जी, पहले हाँ हम जी। देहरादून में पापा पोस्टेड थे, फिर मध्य प्रदेश में धार एक जगह है, वहाँ पे हम ओके। रहे बहुत टाइम। ओके। तो फिर पापा को लगा कि चलो देखते हैं, अब हमसे पूछा कि हाँ तुम जी। लोग जाना चाहते हो, ऐसे आया, हमने हाँ कहा हाँ, हम पहली बार, मतलब, और उस समय वहाँ पे हाँ जी, बैंगलोर में सब बड़े बड़े प्लेयर हाँ जी। खेलते थे। और तब तक आप खेलते थे साई में पापा के अंडर। ओके तो फिर हम लोग गए। ओके। अब मुझे वो सीन आज भी याद है, जो फर्स्ट डे हमने जब एंटर करा था हाँ जी। प्रकाश पादुकोण हाँ जी, अकेडमी हाँ का गेट, जो हमने एंटर करा था, अंदर जब हम हॉल में आए थे, मैं और मेरा भाई सूटकेस लेके आ रहे थे, हम हाँ छोटे जी, ही थे। हाँ जी, तो एक कोर्ट में अनूप श्रीधर, अरविंद भट्ट, हाँ जी। एक कोर्ट में निखिल कानितकर, एक कोर्ट में अदिति मुदातकर, साइली उकले, ये लोग हाँ मतलब जी। सीनियर के टॉप खिलाड़ी थे, जो टॉप उस टाइम बेस्ट, पे इंडिया नंबर एकदम लेवल, हाँ। सीनियर्स में जो एकदम इंडिया के टॉप के थे। बेस्ट थे, बेस्ट, हाँ मतलब, जी। और जो ओलंपिक्स के लिए भी जाने वाले थे, उन्हीं में हाँ से जी। सिलेक्ट होने वाले थे हाँ सब जी। लोग। तो हम दोनों भाइयों की आंखें मतलब ऐसी हो गई थी कि हम हाँ जी। कहाँ आ गए, मतलब हाँ एक जी, तरीके हाँ की जन्नत, हेवन, बैडमिंटन का correct, हेवन नहीं बोल correct, सकते, correct। मैं उस समय, मतलब हाँ वो जी। रहता ही है, तो हमने कभी क्योंकि वैसा एक्सपोजर कभी आपको मिला नहीं है, एकदम नहीं से मिला, आप वहाँ पे ऑब्वियसली। गए तो एकदम से हाँ, मतलब। और हमने उनकी शक्ल पोस्टर में देखी थी तब, हाँ जी, योनेक्स हाँ के जी। पोस्टर में, हाँ एशले जी। के पोस्टर हाँ में, जी, ऐसे। हाँ जी। तो फिर वहाँ से फिर हमें बहुत अच्छा लगा, हमें उन्होंने बहुत अच्छा, और हमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू में हमें सपोर्ट भी करा, थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा। ओके। मतलब वो हमें उल्टा, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, मतलब ऐसे Alright। फीस नहीं लेते थे, हमें हाँ जी। सपोर्ट करते थे। ओके। तो बहुत अच्छे सपोर्ट करा, हम डॉर्मेट्री में रहते थे। फिर हाँ हम, जी। हमारे साथ साथ और भी बच्चे जूनियर आने लगे, हाँ जैसे जी। हमारे अल्मोड़ा के चिराग सेन, लक्ष्य सेन, ये लोग सब आने लगे। ओके। अच्छा ग्रुप बन गया हमारा। ओके। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद सीनियर हटा के जूनियर पे फोकस कर दिया। ऑलराइट। तो ऐसे मैं बोलूँगा कि फिर नेक्स्ट जो था, हमारे प्रकाश सर और विमल कुमार सर, हाँ जी। दोनों, और विनोद सर उनके भाई, हाँ ये जी। भी बहुत हमारी लाइफ में, इन्होंने बहुत बड़े सपोर्ट बन के हमारे ओके। करियर में, बोलूँगा दोनों के लिए, मेरे लिए भी, मेरे भाई के लिए भी। ओके। उसके बाद हम 3-4 साल रहे थे। फिर जब मेरा भाई तो वहीं था, पर मैं इंजर्ड हो गया था, तो उसके Alright। बाद मैं कुछ टाइम घर में था, सर्जरी थी, ये थी, ओके। खेल तो पा नहीं रहा था, हाँ तो जी, घर हाँ में ही जी। रिहैब चल रहा था मेरा। ओके। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मैं बताता, स्ट्रगल पीरियड जब आता है, तो जब बुरा टाइम चलता है स्पोर्ट्समैन का, तो हाँ जी। सब लोग अपना हाथ खींच लेते हैं, हाँ मतलब जैसे जी। जो मेरे स्पॉन्सर्स थे, हाँ जी।
मैं ONGC में भी था और ये था, तो सब खेल नहीं रहा था 1-1.5 साल से, तो सब चीज़ हट गई थी मेरी धीरे। फिर मैंने बैक टू ज़ीरो से स्टार्ट करा। फिर मैं एकेडमीज देख रहा था, तो फिर मैं पुणे शिफ्ट हुआ था, निखिल कांस्कर बैडमिंटन एकेडमी पुणे में। तो मैं कहूँगा निखिल भैया ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। जब मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं जो ज़ीरो से फिर जो इंडिया नंबर 1 में वापस बना हूँ, मैं वो कहता हूँ कि वो पीरियड ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, जो बचपन से तो मैं रहा ही हूँ अच्छे से। हाँ जी, बट एक बार वो फॉल डाउन से उसके बाद, क्योंकि मैं कभी इतना नीचे गिरा नहीं था ना। प्रॉब्लम क्या है, आप कभी जब इतने नीचे गिरे नहीं हो ना, तो उस चीज़ की आदत नहीं होती, आपको टेम्परामेंट आपको कभी फेस ही नहीं करना पड़ता। वो फेस ऑफ लाइफ मतलब बहुत अलग, उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है। हाँ जी। तो वहाँ से मैं बोलता हूँ निखिल भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और वहाँ से मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, मुझे बाहर के इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पॉन्सर करें। और मुझे मतलब ऑन कोर्ट भी बहुत सपोर्ट करा। अकोमोडेशन हमें अलग से फ्लैट दिया था 2-3 प्लेयर को अच्छे, कि सब मेरी तरफ से, तुम लोग बस खेलो। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, फिर से मैं दोबारा प्रकाश पदुन एकेडमी के इतने सालों बाद दोबारा शिफ्ट हुआ। क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ था, जब मैं वापस इंडिया नंबर 1 बना, फिर वापस से वहाँ पे थोड़ा प्लेयर्स की प्रॉब्लम थी, मतलब उतने प्लेयर्स थे नहीं खेलने के, तो फिर मैं शिफ्ट हुआ वापस। विमल सर से बात करी मैंने। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि ये 3-4-5 लोग जो थे मेन, जो मेरी लाइफ में कोचेस का आप बात कर रहे हो, इन्होंने बहुत इफेक्ट। तो दोस्तों, ये तो था सर ने अपने कोचेस के बारे में बताया। अब हम सर से थोड़ा सा रोशनी डालेंगे उन पॉइंट्स पे कि कब सर को फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप मिली, और कैसे कैसे सर का जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह, जो भी बैडमिंटन के एक्सपेंस थे, सर कैसे वो सब मैनेज करते थे। क्योंकि एक एथलीट के लिए आई गेस ये बहुत ज़्यादा एक टफ सिनेरियो होता है कि आपको मतलब अपने इक्विपमेंट्स के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वही इतने सारे काफ़ी होते हैं कि क्या बताएं। तो सर थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे इन चीज़ों में कि कैसे कैसे आपने, कब आप फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर हुए, या आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिए कि आप ये इक्विपमेंट यूज़ करो या आप इनसे खेलो। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, जो मतलब सबसे मेमोरेबल जो है मेरे लिए, जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था अंडर 13 का नेशनल ओपन नेशनल जीता था जब मैंने समीर वर्मा को हराया था। तो उससे पहले की जस्ट कुछ दिनों की बात है, मैं पापा से ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे योनिक्स सब उतना पहनते नहीं थे उस टाइम में। हाँ जी। तो मैंने बोला था कि योनिक्स की टी शर्ट चाहिए, ये वो। सो मैं 13 में नंबर 1 तो था, ऑल इंडिया जीत गया था, नेशनल नहीं हुआ था। तो पापा ने बोला था, पापा ने बोला तुम पहले खेल लो थोड़ा, जैसे पापा लोग कहते हैं, थोड़ा सा बन जाओ फिर पहनना उसके बाद। पर फिर मैं जब इतनी जिद कर रहा था, तो पापा ने बोला चल ठीक है, तुझे चाहिए मैं दिला दूंगा। हाँ जी। तू जो अब जो नेशनल है अंडर 13 का, वो तू जीत जा, वहीं पे जो योनिक्स की स्टॉल लगती है जैसे टूर्नामेंट्स में लगती है, मैं तुझे वहीं पे दिला दूंगा उस मैच के बाद ही। हाँ जी। तू जीत जा। हाँ जी। तो मुझे याद है मैं जीता था। हाँ जी। उसके जस्ट बाद ही मुझे एक ब्लू, मुझे कलर भी याद है, पूरा डिज़ाइन याद है, ब्लू वाइट एंड ब्लू कलर की योनिक्स की टी शर्ट, और वो दिलाई थी। और बस उस दिन तो मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे, क्या बताऊँ, कि सबसे लकी प्लेयर हूँ। मतलब इतना मुझे योनिक्स टी शर्ट पहनने को मिल रही है। मतलब एक वो थॉट प्रोसेस जो होता है ना उस लेवल का, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा याद है, पहला वाला जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर उसके बाद अंडर 16 में, 13 एंड में और 16 स्टार्टिंग में योनिक्स स्पॉन्सर हो गया था। हाँ जी। तो किटिंग आई थी फर्स्ट टाइम। हाँ जी। अब किटिंग आने वाली थी, उन्होंने बोला बस आ जाएगी 15 दिन में। और वो 15 दिन मेरे लिए ऐसे थे एक साल की तरह, कब आएगी कब आएगी, दिन काटना बहुत मुश्किल था, वेट करना कि मुझे कब मिलेगी, और ऐसे करके फ्री में ऐसे मिलेगी। मतलब वो एक वो छोटे बच्चे को होता ही है। हाँ, उस टाइम आप अंडर 13 खेल रहे थे, तो 11-12 साल के बच्चे को और क्या एग्जैक्टली। तो 15 दिन नहीं, वो 20-25 दिन बाद आई। और जब वो, मुझे अभी याद है, वो कार्टन में ऐसे आती है पैक करके पूरा, जब वो खोला तो बिल्कुल ऐसा लगा खजाना खुला एकदम से। 5-6 योनिक्स का खजाना, 5-6 टी शर्टें ऐसे निकल रही है, फिर रैकेट निकल रहे हैं, जूते निकल रहे हैं। वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब उसका तुम कभी भी किसी से वो नहीं कर सकते। वो हम पैसों से खरीदते हैं, वो चीज़ हम ले, वो खुशी हम ले ही नहीं सकते, और वो कभी मिल नहीं सकती। तो वैसी खुशी वापस वैसी नहीं मिल सकती उस लेवल की। हाँ जी। तो वो फर्स्ट मेरी किटिंग का वो था, और मतलब बहुत मेमोरेबल था। उसके बाद फिर मुझे योनिक्स ने सपोर्ट करा बहुत। और फिर हम जैसे टीम में जाते थे बाहर, तब हमें एक्स्ट्रा किटिंग मिलती थी और अलग से, जैसे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेला था मैंने, उसमें भी मिली थी हमें अलग से ऑफिशियल। और फिर मैं जूनियर के बाद, मुझे जूनियर एंड में, जब मैंने बताया ना पीक में आ गया था, तब मुझे लीनिंग से ऑफर आया था बहुत अच्छा। फाइनेंशियली भी वो किटिंग के साथ कर रहे थे, तो मैं लीनिंग के साथ भी 4-5 साल मेरा बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहा। तो दोनों के साथ, योनिक्स लीनिंग के साथ मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है।
तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि कैसे कैसे सर को लीनिंग और योनिक्स की स्पॉन्सरशिप मिली है, उनके साथ भी सर का टाई अप रहा काफ़ी टाइम तक। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके इंजरी वाला जो आपका वो जो फेस आपका पूरा ड्यूरेशन थी, तो उस टाइम पे जब आपकी इंजरी हुई, उसके बाद जब आपने रिकवर किया, तो उसके बाद भी आपके स्पॉन्सर्स वगैरह थे, या उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया, कैसे रही ये सारी चीज़ें? नहीं, उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि बैक टू ज़ीरो चला गया था मैं। ज़ीरो Alright. मतलब कुछ नहीं था मेरे पास, Okay. कुछ भी नहीं, Okay. गेम भी नहीं, ढंग से जॉग भी नहीं कर सकता था, स्पॉन्सर्स तो बहुत दूर की बात। ओके। तो फिर उसके बाद मतलब वो 1 डेढ़ साल का प्रोसेस था, मैंने रिहैब करा, फिर से कोशिश करी खेलने की, फिर ऑल इंडिया क्वालिफाइंग से स्टार्ट करी, हाँ जी। रैंकिंग भी नहीं थी। हाँ जी। फिर मैं खेला, धीरे-धीरे अच्छी रैंकिंग आई, फिर हाँ जैसे ही टॉप में आने लगा, वापस इंडिया नंबर 1, 2 वापस बना, तो हाँ जी। स्पॉन्सर्स भी आने लगे ऑटोमेटिकली। ओके। तो फिर वापस से फिर मैं लीनिंग में था, जैसे मैंने बताया। ओके। फिर अब क्या होता है कि ये तो स्पॉन्सर्स अलग स्पॉन्सर्स है, हाँ किटिंग जी। में, और हाँ एक जी। वो होता है आपका जो परमानेंट जॉब, फिर आप क्या देख रहे हो। हाँ जी। मतलब एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ रहती है, आप कितना हाँ खेलोगे, जी। 30s 35। करेक्ट। और तो फिर यही था, फैमिली भी यही समझा रही थी कि अब थोड़ा सा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैं इंडिया नंबर 1 भी था और अच्छा खेल रहा था सीनियर हाँ में, जी। तो मुझे फिर नॉर्दर्न रेलवे से ऑफ़र आया ऑलराइट। जॉब का। ओके। तो उस समय फिर मैंने तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि जब आपको रेलवे ज्वाइन करनी है, और रेलवे ही क्यों चुनी आपने? कि मतलब क्योंकि और भी जब आप इंडिया नंबर 1 थे तो आप पेट्रोलियम और जो सीएजी और पोस्टल, और भी एलआईसी, काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है, बट रेलवे ही आपने क्यों ऐसे चूज़ करी है? क्योंकि क्या? उस समय क्या था कि मुझे पहले से ही जॉइन करने से पहले मुझे बता दिया था कि देखो, आपको स्टार्टिंग में जब तक आप अच्छा खेल रहे हो, बेस्ट चीज़ ये थी कि आपको आना नहीं है ओके। पूरे साल। ओके। क्योंकि हर जगह ज़्यादातर ऑडिट में, इनकम टैक्स में, और जब बता रहा हूँ कि जाना पड़ता है, जैसे कभी-कभी परेशानी हाँ आती है प्लेयर को कि कहते हैं जॉब करने के बाद फिर आप वैसा खेल नहीं सकते हो, ये नहीं हो जी। सकता। हाँ जी। तो पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से मतलब नॉर्दर्न रेलवे ने ऑफ़र दिया। तो उन्होंने मुझे पहले से ही बता दिया था कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जॉब बार के जॉइन लिए। हो जाओगे, अच्छा खेल रहे हो, तो आपको 330 डेज़ स्पेशल सीएल मिल जाती है। ऑलराइट। हाँ, तो अगर आप इंडिया लेवल पे आप टॉप 10 में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो हाँ, आपको तो बहुत सीएल अच्छा मिलती है सपोर्ट स्पेशल। है ओके। इनका, नॉर्दर्न रेलवेज़ का। ऑलराइट। तो फिर मैंने ये चीज़ घर में बताई, हाँ जी। डिस्कस करा हाँ जी। पापा-मम्मी के साथ, तो उन्होंने हाँ बोला जी। ठीक है, आप कर लो, जॉइन कर लो, हाँ अभी ये जी। भी ठीक हाँ है। जी। क्योंकि मैंने वो इंजरी वाला फेज़ देखा था, मैंने हाँ कल जी। भगवान ना करे कुछ हो गया करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। वो चीज़ फिर मैंने जॉइन कर लिया था। तो एग्ज़ैक्टली। उसके बाद से मैं रेलवे को ही रिप्रेज़ेंट करता हूँ, ऑल इंडिया ऑलराइट। रेलवेज़, नेशनल में भी रेलवेज़ की तरफ से ही खेलता हूँ। ऑलराइट। तो ये तो काफ़ी अच्छा रहा सर। हाँ, तो बाकी एक चीज़ सर मैं आपसे लास्ट ये पूछना हाँ। चाहता हूँ कि जो हमारे आजकल की जो यूथ है, जो आजकल हुँ, के बच्चे हैं, हुँ, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? और मतलब एक कोई आप गवर्नमेंट को भी क्या सजेस्ट करते हैं कि बैडमिंटन को या किसी भी स्पोर्ट को हमारे हुँ। इंडिया में और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए? और बच्चों को भी आगे और अच्छा अपने करियर बैडमिंटन या किसी भी स्पोर्ट फील्ड में कुछ किसी फील्ड करने में। के लिए आगे क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? अ, मुझे ये लगता है कि आजकल ख़ासकर जो न्यू जनरेशन आ रही है, हाँ जी। उसमें थोड़ा ना पेशेंस की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं सिर्फ ओके। बैडमिंटन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ वैसे जी। भी, क्योंकि ऑलराइट। बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए लोगों को। करेक्ट। मतलब जैसे अगर आएंगे बैडमिंटन सीखने आएंगे तो हाँ उनको जी। चाहिए 1 साल में वो नेशनल चैंपियन बन जाए। हाँ जी। वो ऐसे नहीं हो सकता ना, हम तो करेक्ट। 5-6 साल की उम्र से खेल रहे हैं। हाँ अगर जी। आप जैसे, अगर कोई सुनेगा कि आप भी तो बन गए थे पहले ऑल इंडिया में हाँ चैंपियन, जी। मैं 5 साल की उम्र से खेल रहा हूँ। तब जाके आप फिर मैं 11-12 9 या साल में, 8 हाँ, या 9 साल में 8-9 अंडर साल 10 में में। जो जीता था पहले, करेक्ट, वो भी करेक्ट, मैं करेक्ट। 4-5 साल बाद हाँ जी। जीता हूँ। हाँ जी। तो मेरा यही होगा कि जो भी आप किसी भी कैटेगरी में कुछ भी चाह रहे हो, कुछ भी एक्सेल करना चाह रहे हो हाँ कहीं भी, जी। थोड़ा सा पेशेंस रख के, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे एक गधे और घोड़े में डिफरेंस होता है हाँ ना, जी। थोड़ा सा करेक्ट। क्वालिटी वर्क में ज़्यादा फोकस करें। ऑलराइट। रेदर सही, देन आपको गधा बनना, यू हाँ, प्रेफर घोड़ा बनना? हाँ, सही डायरेक्शन में हाँ आप जी। थोड़ा सा भी अगर अच्छा कर लोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा है, गलत डायरेक्शन में आप करते रहोगे तो उसका हाँ फ़ायदा जी। उतना हाँ नहीं जी। है। तो मुझे करेक्ट, ऐसा लगता है कि क्योंकि टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। करेक्ट, करेक्ट। अगर आप 19, 20, 21 साल में ही अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे हाँ किसी भी जी। कैटेगरी में, हाँ तो जी। आपकी पूरी लाइफ में आपको हाँ दिक्कत जी। नहीं होगी। पर करेक्ट, वही चीज़ आप अगर आप 27, 28, 29 में आओगे तो वो उस करेक्ट। तरीके की आप लेवल नहीं टच कर सकते। हाँ जी। तो सर अब थोड़ा-सा आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को कैसे मॉडिफ़ाई या कैसे चेंज करना चाहिए? गवर्नमेंट को भी कुछ अगर आप ये सजेस्ट करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से कि हुँ। जिससे कि आने वाले प्लेयर्स के लिए और ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स में हम कर सकते हुँ, हैं। हुँ। मुझे ये लगता है कि जैसे
जो टॉप किसी भी गेम में या किसी भी कैटेगरी में जो टॉप 5 टॉप 10 होते हैं उनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग पूछते हैं उनको। पर अगर आप देखोगे तो उसमें से जैसे कुछ लोग 15 मतलब 15-20 अगर आप नीचे रैंकिंग में और देखोगे 20s में या 15 के आसपास जो होंगे, वो हो सकता है और ज़्यादा पोटेंशियल वाले हो, पर उनको किसी तरीके की वजह से वो नहीं ऊपर आ पा रहे हैं। फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट और जो भी एसोसिएशन है हमारी, उनको थोड़ा सा और ना नीचे के लेवल पे भी थोड़ा सा देखना, सपोर्ट दिखाना चाहिए। बिल्कुल ही उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं जैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बहुत जगहों पे जो नीचे वाले रहते हैं ना, उनके ज़्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट उनमें ज़्यादा है, पर वो किसी वजह से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके पास कोर्ट मतलब बैडमिंटन कोर्ट सबके पास इतना अच्छा नहीं हो पाता, सिंथेटिक कोर्ट नहीं मिल पाता, वुडन भी नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। ओके, चलिए, तो सर से बातचीत करके आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। और तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।